नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका अनिल प्रभा कुमार जी की कहानी फिर से। तो आइए सुनते हैं कहानी। केशी 5 सीढ़ियां नीचे धंसे फैमिली रूम में आराम कुर्सी पर अधलेटे से चुपचाप पड़े थे। व्यस्तता का दिखावा करने के लिए सीने पर किताब नन्हे से बच्चे की तरह सोई थी। आंखें टेलीविजन के स्क्रीन को घूर रही थीं, पर देखती कुछ और ही थीं। कानों में ही जैसे सभी इंद्रियां समाहित हो गईं। ऊपर से आने वाली एक एक आवाज को वह बरसों से प्यासे की तरह पीने को आतुर हो उठे। बाहर घंटी बजी। वह उठकर सीधे बैठ गए। सोहम के तेज कदमों से बढ़कर बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। आवाजों का एक जुलूस घर के अंदर घुस आया। संजना और करण अपनी मां को लेकर लौटे होंगे। शायद सोहम ने तिया के पांव छुए होंगे। ओ माय गॉड! तिया की ही आवाज थी, वही उल्लास भरी, बच्चों जैसी चहक, जिंदा दिल। कितना खूबसूरत है मेरी बच्ची का घर, आवाज सुनाई दी। तिया ने शायद ड्राइंग रूम में बाहें फैलाकर चारों ओर घूमते हुए कहा होगा। केशी तिया की आवाज की घात को सह नहीं पाए। 4 साल बाद सुनी थी यह आवाज। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर घूम गया। लगा जैसे किसी ने उन्हें बालों से पकड़कर उनका चेहरा जलते अलाव के पास रख दिया हो। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। संजना और करण की जिद ने उन्हें कहाँ झोंक दिया। आखिरी बार जब तिया से पति के हक से उलझे थे, तब भी यही जिंदा अलाव में झोंके जाने की अनुभूति हुई थी। अपने घोंसले को बिखरने से बचाने और तिया को रोक पाने की कोशिश में वह झुलसे जा रहे थे। सारा शहर जानता है कि मैं जब युद्ध के समय जान पर खेलकर सीमाओं की रक्षा कर रहा था, तो तुमने किस तरह मेरे घर की मान मर्यादाओं की सीमा को तोड़ा है। फिर भी बच्चों की खातिर मैं तुम्हारे साथ सब कुछ भूलकर रहने को तैयार हूं। मुझे तुम्हारा उपकार नहीं चाहिए। तिया के स्वाभिमान ने उनके प्रस्ताव को ठोकर मार दी। आखिरी सांस तक लड़ता सिपाही। उन्होंने पूरा जोर लगाकर अपने आखिरी हथियार का भी जुआ खेल डाला। इस घटना के बाद संजना से कोई शादी नहीं करेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारते हुए मैं जिंदा दफन हो रही हूं। मुझे जीने के लिए हवा चाहिए। मैं अपने को बचाऊं या लाश बनकर बच्चों को देखूं। और तिया सबको छोड़कर चली गई। सोहम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। डैडी, मम्मी आ गई हैं। उन्होंने सिर हिला दिया कि हाँ, जानता हूं। उन्हें नहीं मालूम कि आप यहां बैठे हैं। वह चुप रहे। सोहम कुछ देर असमंजस में खड़ा रहा। आप खाना ऊपर हमारे साथ खाएंगे? नहीं, भूख नहीं। अच्छा, नीचे ही ले आता हूं, थोड़ा सा खा लीजिए। सोहम एक ही प्लेट में दुगना खाना भरकर उसके नीचे एक खाली प्लेट छिपाकर नीचे आ गया। थोड़ा सा मुझसे ले लीजिए, कहकर उसने प्लेट में उनके लिए खाना निकाल दिया। सोहम ने टेलीविजन पूरे जोर पर चला दिया। केशी देखते रहे। शायद टेलीविजन देखने का बहाना करके नीचे आ गया है, फिर साथ होने के लिए या संजना और करण को मां के साथ अकेला छोड़ने के लिए। केशी से खाया नहीं गया। सोहम ने प्रश्न भरी नजरों से देखा। सिर में दर्द है, वह बोले। मम्मी से अलग होने पर डैडी को 1 साल तक लगातार सिर में दर्द होता रहा था। संजना ने बताया था सोहम को। डैडी? सोहम ने चुप्पी तोड़ी। केशी ने जैसे बड़ी मुश्किल से पलकें खोली। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने जो हम सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर हमारा साथ दिया है ना, उसका। संजू के मन से भार उतर गया है। आप संजना और करण की खातिर यहां आने को राजी हो गए, इससे आप हमारी नजरों में और भी ऊंचे हो गए हैं डैडी। वह फीका सा मुस्कुराए। उन्हें सोहम बहुत प्यारा लगता है। उनके इस हवा में डोलते परिवार को, खासकर उनकी संजू को इसी ने थाम लिया था। डैडी, मैं मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। संजना ने 4 साल में यह पहली बार कहा था।
मेरी शादी हो रही है और मम्मी जानती तक नहीं। कोई हक नहीं है उसे जानने का। केशी घायल वन्य पशु की तरह तिलमिला उठे। अनजाने ही अपनी संजू पर भी वार कर दिया। अगर वह शादी में होगी तो फिर मैं नहीं आऊंगा। संजना तड़पती है। कितनी कठिन होती है अपने दोनों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी। क्यों देते हैं लोग अपनी ही संतान को यह जिंदा मौत की सजा? चुनो, इसे या उसे। तेरा मन नहीं करता मां को मिलने का? सोहम ने संजू से विवाह के बाद फिर पूछा। करता है, पर जो उन्होंने किया है उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं कर पाती। डैडी ने तो हम लोगों को नहीं छोड़ा। मैं और करण उनके साथ हैं। बस इन्हीं बैसाखियों के सहारे वह खड़े हैं, नहीं तो वह एक टूटे हुए इंसान है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें मुझसे भी चोट पहुंचे। तुम अब सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, मेरी पत्नी भी हो। अपना निर्णय खुद लो। शादी के बाद भी 4 महीने लगे संजना को निर्णय लेने में। भारत उसने कई लोगों को ईमेल कर करके मम्मी का फोन नंबर लिया। सोहम ने ही कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, जिसमें न्यूयॉर्क में बैठी संजना, वॉशिंगटन में बैठा करण और दिल्ली में बैठी तिया एक साथ फोन पर थे। एक घड़ी एक पल जिस पर बहुत कुछ टिका था। मम्मी, संजना ने यहां से कहा। संजू? तिया आवेग से पागल हो उठी। मेरी बच्ची? उसके आंसू, हिचकियां रुक नहीं रहे थे। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। कहाँ हो तुम लोग? अमेरिका में। तिया चुप हो गई। यह तो उसकी सोच के बाहर था कि बच्चे देश छोड़कर ही चले जाएंगे और वह उन्हें देखने को ही तरस जाएगी। इतनी बड़ी सजा। शादी भी हो गई, करण की पढ़ाई भी पूरी हो गई। फिर संभाल लिया उसने अपने को। कोई बात नहीं, बाकी की जिंदगी तो है ना। तिया को खोए बच्चे मिल गए। अक्सर ईमेल करती, फोन करती, रो रो पड़ती, किसी से मांगकर वीडियो कैम भी ले आई। बस देख लूं अपनी संजू को, सोहम को, अपने जमाई को। करण बात करता तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो पड़ता। मम्मी की कमी महसूस करता था, पर माँ ने ही उसे एक ऐसा घाव दिया था कि वह नहीं जानता कि कभी किसी भी औरत पर विश्वास कर सकेगा। उसे अपने ऊपर ही अब विश्वास नहीं, किसी पर भी नहीं, बस संजना पर है। संजना बड़ी बहन है, माँ जैसी। नहीं नहीं, मम्मी जैसी बिल्कुल नहीं, डैडी जैसी भी नहीं, उस जैसी भी नहीं, बस अपने आप जैसी। सोहम और संजना ने उसी पर जिम्मेदारी डाल दी थी डैडी को बताने की। डैडी, हमने मम्मी से बात की है। उसने बहुत हिम्मत करके केशी को बताया। केशी को इस बात की संभावना थी। कब? 2 हफ्ते पहले। मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज में कड़क थी। हमें डर था कि पता नहीं आपकी क्या प्रतिक्रिया हो। ठीक है। वह ढीले होकर बैठ गए। न करण और न संजना को ही उम्मीद थी कि डैडी इतनी शांति से यह बात स्वीकार कर लेंगे। उनके ऊपर से बोझ उतर गया। संजना ने शुक्रगुजार होकर केशी को फोन किया। डैडी, आप बहुत अच्छे हैं। एक टूटा हुआ आदमी, अच्छा क्या और बुरा क्या? वह कुछ नहीं बोले थे। डैडी, हम अभी आते हैं। सोहम की आवाज ने उन्हें वर्तमान में घसीट लिया। लगा कि भोजन वगैरह सब हो चुका होगा। सोहम उठकर ऊपर चला गया। चलिए मम्मी, हम आपको अपना फैमिली रूम दिखाएं। संजना की आवाज थी। केशी की सांस थम सी गई। साक्षात्कार की घड़ी। संजना और करण के साथ तिया कमरे में दाखिल हुई। आराम कुर्सी पर केशी को बैठा देख सकपका गई। उसने संजना की ओर देखा। संजना का चेहरा जैसे इस्पात का बन गया था, जैसे चुनौती दे रहा हो। आज तुम लोग कुछ नहीं जान पाओगे। बरसों के तूफान आपस में ही भिड़ गए थे और चेहरे पर वही थमी हुई प्रलय का भाव। सरप्राइज! करण ने जैसे उस अटपटे क्षण को सामान्य करने का प्रयास किया। केशी ने सिर घुमाया, पर तिया के चेहरे को नजरें छू न सकी। उसकी नीली साड़ी के बादलों में ही अटक कर रह गईं।
उन क्षणों में कितना कुछ ध्यान से गुजर गया। महसूस हुई तो सिर्फ एक टीस, दर्द की एक तीखी लहर। मन की पीड़ा को सुन्न करने का कोई इलाज अभी तक क्यों नहीं बना? उन्होंने आंखें बंद कर लीं। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं। तिया कुछ लड़खड़ा सी गई। शुरू शुरू में केशी के यहाँ होने का ख्याल तो उसे कई बार आया था, पर अब तक वह उनकी अनुपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो चुकी थी। अब अचानक सामने पाकर वह उखड़ी, फिर संभल गई। तिया ने आंख उठाकर उन्हें देखा और चेहरे को पढ़ने में ही खो गई। वही लंबा सरु जैसा कद, चेहरे पर कोमल नाक नक्श, पर कितना ढल गया है चेहरा। बाल भी बेवक्त पक गए। सफेद होती दाढ़ी में एकदम ऋषि मुनि जैसे ही लगते हैं। संजना पता नहीं कब सोहम को पुकारती हुई ऊपर सरक गई। करण मां को बाह में लपेटे पास बैठा रहा। संजू हमेशा डैडी की बेटी थी और वह मम्मी का बेटा। वह इन कीमती फिर से हाथ आए पलों को मुट्ठी में खोल बंद करके देखता रहा। हालांकि उसे खुद ही लगा कि वह उन दोनों के बीच में उजबक सा बैठा हुआ है। संजना के आगे आगे सोहम हाथों में गिलासों की ट्रे और बर्फ लेकर आया। आज शैंपेन खोलें? उसने तिया से पूछा। संजना ने आंखें तरेरी, बोली, डैडी सिर्फ स्कॉच ही लेते हैं। केशी ने स्कॉच का गिलास थाम लिया। सोहम ने अपने लिए भी थोड़ी सी स्कॉच ढाली, बर्फ डालकर सोडे से गिलास भर लिया। बाकी तीनों गिलासों में भी वाइन डालकर सबको गिलास थमा दिए। सबके गिलास एक साथ उठे। हैप्पी रीयूनियन, सोहम ने कहा। गिलास टकराए, साथ ही तिया और केशी की नजरें भी। पल भर के लिए सब कुछ ठिठक गया। एक इतिहास, साथ जिया उम्र का एक खूबसूरत हिस्सा, एक रिश्ता जो कभी नितांत अपना था और अब जाकर पहचान के दूसरे छोर पर खड़ा था। वह चुपचाप बैठे धीरे धीरे घूंट भरते रहे। सोहम ने फायर प्लेस ऑन कर दिया। लकड़ियां पहले से ही सजी थीं। सिर्फ गैस का स्विच घुमाया और लपटें उन लकड़ियों के इर्द गिर्द नाचने लगीं। न धुआं न राख, सिर्फ आग और उष्णता का आभास। तिया को अजीब सा लगा, पर कुछ बोली नहीं। कोई भी कुछ नहीं बोला। कमरे की चुप्पी का दिमागों में चल रहे कोलाहल से कोई वास्ता नहीं था। छोटी सी संजू घंटों घर बनाने का खेल खेला करती। बरामदे के एक कोने में रामू की मदद से 2 खड़ी चारपाइयां जोड़कर तिकोना घर बनता। उसके अंदर होती संजू की छोटी सी दुनिया। गुड़िया का सोने का कमरा, ड्राइंग रूम, छोटा सा किचन, उसमें खिलौनों के बर्तन थे। फिर किसी ने उसे प्लास्टिक का एक टी सेट भेंट कर दिया। संजू उसमें चाय पीते थकती न थी। केशी शाम को लौटते तो संजू को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाते। केशी को उसके घर में मेहमान की तरह दस्तक देकर आना होता था। संजू झूठ मूठ की मिठाइयां और नमकीन चाय के साथ परोसती। केशी आंखों में शरारत भरकर कहते, आज बर्फी बहुत अच्छी बनी है। संजू चिढ़ जाती, बर्फी नहीं है, चॉकलेट पेस्ट्री है। ओह सॉरी। अब खिलौने की प्लेट पर पड़े भूरे रंग के कागज के टुकड़े को कुछ भी समझा जा सकता है। मम्मी, आप भी मेरी चाय पार्टी में आओ ना, वह जोर जोर से आवाज लगाती। तू अपने डैडी को ही चाय पिला, तिया कहती। बच्ची का दिल रखने के लिए ही 2 मिनट के लिए आ जाओ। जब केशी भी साथ मिल जाते तो करण को गोदी में उठाए उठाए तिया आती। संजू खिल जाती, उसकी व्यस्तता और बढ़ जाती। करण को वह असली लॉलीपॉप निकाल कर देती। तिया केशी को देखकर मुस्कुराती। संजू जो चीज किसी को न दे, करण को देकर खुश होती थी। अब हो गया ना तेरा घर घर का खेल, चलो अब चलकर खाना खा लो। संजू उमंग से उठकर केशी का हाथ पकड़ लेती। डैडी, कल फिर खेलेंगे। पिछले 4 वर्षों से तो संजू ने ही केशी और करण का हाथ पकड़ रखा था। टूट गए थे केशी, बिखर गया था करण। कहाँ क्या गलत हो गया, क्या कमी रह गई थी? कोई छोटा सा छेद
जो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और अचानक महासागर बनकर सब कुछ ले गया। क्या कमी थी उनमें जो तिया उनसे विमुख होकर दूसरी दिशा में मुड़ गई? उनका अहम लहूलुहान था। करण चोट से बौखलाकर दिशा ही भूल गया। संजू ने करण का हाथ थाम लिया, आकर पिता के बगल में खड़ी हो गई। कुमारी कन्या मां बन गई पिता और भाई की। छोड़ दिया वह घर, वह देश, वह वातावरण जहां यादों और उठती उंगलियों ने हवा में जहर घोल दिया था। शरणार्थियों की तरह घर छोड़कर आ गए थे एक नए देश में। हीथ्रो एयरपोर्ट से 2 हवाई जहाज अलग अलग दिशाओं में उड़े थे। केशी और करण अपने भाई के पास, संजना कनाडा की तरफ अनजानी फुफेरी बहन के घर। संजना रात गए उस कमरे की छत और दीवारों को ताकती। कहाँ है वह? यह न मायका है, न ससुराल, न अपना घर। जिंदगी इसी किसी रिश्तेदार के घर में आकर रुक गई। उम्र तो अपनी गति से चलती रही। रिश्तेदार का तबादला हो गया। वह फिर बुआ के घर आ गई। फोन आते जाते, डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, आप किसी बात की चिंता न करें, आप ठीक हैं ना? केशी को गिरने से बचा रही थी तो यही संजना और करण की बैसाखियां। बच्चे उनके साथ हैं, बस यही एक बात काफी थी उन्हें जिंदा रखने के लिए। तिया उनकी कुर्की नहीं कर सकी। बच्चे तिया के नहीं, उनके साथ हैं। उनका सिर तिया से कई हाथ ऊपर उठ जाता। कहीं गहरे एक सुख था, उनके अहम को सांत्वना मिलती थी। वह धराशायी किए जाने के बावजूद फिर से उठकर और अकेले अपनी बेटी का विवाह कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। सब कुछ होगा पर तिया के बिना। संजू आहत हुई पर वक्त की नजाकत को देखते हुए समझौता कर लिया। डैडी को समझती है, बच्चे ही तो नहीं थे तिया के पास, वह उनके साथ हैं। इसी बात पर वह जिंदा थे, खड़े थे। अगर उन्हें लगे कि वह भी तिया के सांझे में आ गए हैं तो शायद चरमराकर टूट जाएंगे। बिना मां के गले लगे संजू सोहम के घर आ गई। संजू विवाह के 4 महीने बाद पिता से मिलने आई थी। सोहम और करण शहर देखने निकल गए। संजना केशी के पास आकर बैठ गई। सामने चाय की ट्रे रख दी, प्याला थमाया। आंखें कुछ कहती थीं। केशी भावों को तौलते रहे। संजू चुप थी। आज वह उन्हें बोलने की पहल का हक दे रही थी। मुझे मालूम है तुम्हारी मां आ रही है, उन्होंने बात शुरू की। संजू चुप चाय पीती रही। आंखें भर भर आती, आंसुओं को लौटाने की असफल कोशिश। आई एम फाइन विद इट, तुम शादीशुदा हो, जो मर्जी करो। संजू के चेहरे पर कई रंग उभरे और डूब गए। केशी देखते रहे। क्या चाहती है यह लड़की? डैडी आप भी आ जाइए। वह चौंके, आवाक बस देखते रहे। प्लीज डैडी। संजना के होंठ थरथराए। इस बार आंसू पलकों की सीमा लांघ गए। केशी के भीतर एक बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। सांस रुकने सी लगी। उनका सिर दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं हिलने लगा। नामुमकिन, संजू ने पढ़ा। समझकर दोनों हथेलियों में चेहरा गड़ा, फूट फूट कर रो पड़ी। कंधे, सारा बदन झटके खा रहा था। केशी उठे, बाहर निकल गए। सहन नहीं कर पाए। दोस्त की लहूलुहान लाश सामने देखकर भी वह हटे नहीं थे। अपने मोर्चे पर डटे रहे थे। पर संजना का रोना, जिसने इन 4 सालों में एक आंसू नहीं बहाया था, वह उसे सिंह बच्ची कहते थे। पर आज वह सड़क पर तेज रफ्तार से चलते हुए एक सूने मोड़ पर मुड़ गए और दौड़ना शुरू कर दिया। भागते रहे, लांघ गए कितनी यादें, कितना समय, कितनी चोटें। सबसे कठिन था अपने टूटे अहम के मलबे को लांघना। मलबे के पास संजू बैठी थी, चेहरा हथेलियों में धंसाए, हिचकियों के झटके खाती उसकी देह। उनका अपना बिलखता पितृत्व लौट आए पस्त होकर। संजू वहीं वैसी ही बैठी थी, चुप शांत, दूर कहीं अंधेरे में आंखें टिकाए।
केशी अपराधी की तरह आकर बगल में खड़े हो गए। संजू ने जान लिया, पर उसमें कोई हरकत नहीं हुई। प्यार से केशी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। संजू सिहरी, तुम फिर से घर घर खेलना चाहती हो? संजू ने सिर झुका लिया, होंठ कांपे, आंख उठाई, आंसुओं को रोके रखा। एक याचना, एक गुहार, हाँ डैडी, प्लीज मेरी खातिर। वह संजू के चेहरे को देखते रहे। सीने से एक गहरी सांस निकल गई। जो तुम चाहो। सोहम ने फिर से सबके लिए गिलास भर दिए। उसे अपना वहां होना बड़ा अटपटा लग रहा था। उसे लगा कि वह बाहर का आदमी है। धीरे से बाहर निकल आया। संजना ने देखा पर रोका नहीं। केशी उसी आराम कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। तिया सोफे के कोने तक सरक आई। अब वह और केशी आमने सामने थे। इतने कि उसके सेंट की सुगंध केशी को छू गई। वही चिर परिचित खुशबू। उन्होंने चाहने पर भी अभी तक तिया को भरपूर नजरों से देखा नहीं था। करण तिया के पास से उठकर संजना के पास जाकर दूसरे सोफे पर बैठ गया। संजना ने बिना कुछ कहे उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया, मजबूती से। पता नहीं उसे खुद इस वक्त सहारे की जरूरत थी या उसे लगा कि करण को सहारा चाहिए होगा। करण ने संजना की ओर देखा। अब संजना ने करण की ओर सिर घुमा दिया। तनी हुई गर्दन, निर्भीक दृष्टि। वह सबको खींचकर इस बिंदु तक ले आई थी। आगे जो भी होगा उस घटित को झेल जाने का विश्वास। तुम दुबले हो गए हो। तिया ने ही घिसे पिटे फिक्रे से चुप्पी की बोझिलता हटाने की कोशिश की। उसे कुछ और सूझा ही नहीं। डैडी साल भर तक बीमार रहे। संजना का इरादा नहीं था, पर बात में सूचना देने का कम और आरोप लगाने का लहजा आ ही गया। तिया ने अनसुना कर दिया। देखो करण कितना हैंडसम निकल आया है। वह बेटे को देखकर विभोर हो उठी। एक विद्रूप की हंसी करण के चेहरे पर फैल गई। जैसे कह रही हो सिर्फ शरीर ही देख पा रही हो। मां होकर भी तुम्हें मेरे अंदर की कुरूप ग्रंथियों का अंदाजा भी नहीं। उसे भूलता नहीं वह डरावना दिन, जिस दिन डैडी बोर्डिंग स्कूल में उसे अकेले ही मिलने आए और कितने ठंडेपन से मम्मी से अलग होने की बात बता गए थे। वही बात उसके दिमाग में उत्पात मचा गई। दोस्तों के साथ नशीले धुएं में ही थोड़ी धुंधली पड़ती, नहीं तो फुफकार मारती रहती। वह बचने के लिए जैसे अंधेरे कुएं में उतर रहा था। पता नहीं पढ़ाई और अंक कहाँ विलीन हो गए। डैडी और संजू ने उस अंधेरे कुएं में झांक लिया था। फैसला हो गया, बस अब यहां नहीं रहना। तीनों ने स्वेच्छा से देश निकाला ले लिया। शायद संजना भी अतीत की खाई में झांक आई थी। अचानक उठ खड़ी हुई। तिया से बोली, मम्मी अभी तो कुछ दिन आप यहीं हैं ना, कल बात करेंगे। कहकर उसने करण का हाथ खींचा, आंख से इशारा किया, उठो। करण ने धीमे से कहा, गुड नाइट मम्मी डैडी। एक हल्की सी सिहरन उसके बदन से गुजर गई। कितने सालों बाद ये शब्द मम्मी और डैडी उसके मुंह से एक साथ निकले थे। वह संजना के पीछे पीछे ऊपर चला गया। तिया चुपचाप केशी की ओर देखती रही। जानती है केशी शब्दों के इस्तेमाल के मामले में ज्यादा उदार नहीं है। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? केशी ने पहली बार भरपूर दृष्टि से तिया को देखा। हमेशा की तरह उनके सामने बैठी आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती तिया। लगा वह यूं ही अपने घर में बैठे हैं और तिया उनसे कुछ पूछने, कोई आपसी बात बताने पास आकर बैठ गई है। वही बोलती आंखें, वही खिला हुआ चेहरा। हंसती है तो और भी आकर्षक लगती है उनकी तिया। केशी के चेहरे पर कोमलता बिखर गई। तिया ने आराम कुर्सी के हत्थे पर पड़ी उनकी बांह पर अपना हाथ रख दिया। आंखों में नमी तिर गई। होंठ कांपे और चिबुक पर दो छोटे छोटे बल उभरे। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को जो तकलीफ हुई। वह रोने लगी। केशी बस उसे देखते रहे। क्या कहते?
कहने से होगा भी क्या? तुम खुश हो? उन्होंने अब उसकी ओर देखते हुए कहा। हाँ, बहुत खुश हूं। तिया ने अपने को संभाल लिया था। केशी अपने को जान नहीं पाए कि वह तिया से किस उत्तर की आशा कर रहे थे। वह खुश है यह जानकर पता नहीं उन्हें अच्छा लगना चाहिए या बुरा। पिताजी के जाने का मुझे बहुत अफसोस है। तिया गंभीर हो गई। केशी की आंखों के आगे अस्पताल के बिस्तर पर कोमा में पड़ी पिता की आकृति घूम गई। इस धक्के को सहने की उनमें शक्ति नहीं थी। शायद उन्होंने अपने से ही कहा। अस्पताल की गंध उनकी चेतना में उभरी और फिर धुंधली हो गई। तिया अभी भी उनकी ओर देखे जा रही थी। तुम कभी जाती हो चंडीगढ़? तिया ने नकारात्मक सिर हिला दिया। एक गहरा उच्छ्वास उसके भीतर से निकल गया। मां के सिवा सबने नाता तोड़ लिया है। केशी चुप सुनते रहे। तिया बताती रही कि कैसे दोनों भाई उसे जमीन का हिस्सा देने से मुकर गए हैं। छोटे जीजा ने बहन को उससे मिलने से मना कर दिया है। उसने फिर से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की नौकरी शुरू कर दी है। केशी के होंठ भींचे। तिया ने देख लिया। फिर क्या करती? कहकर तिया उनकी ओर देखने लगी। वही भोली आंखों की नमी उन्हें भीतर तक भिगो गई। तिया का चेहरा उनके इतने पास था और फायरप्लेस की सुलगती बल खाती लपटों की परछाई उसके चेहरे को जैसे किसी स्वप्न की चीज बना रही थी। तिया की खुशबू जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की। केशी ने दोनों हाथों में तिया का चेहरा भरकर चूम लिया। तिया निशब्द रो रही थी। तुमने मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। तिया फफक उठी। केशी सीधे होकर बैठ गए। मुझसे मेरे बच्चे छीनकर यहां आ बसे। तिया की शिकायत हिचकियों के बीच भी साफ थी। केशी वार खाकर तमतमा उठे। तुम खुद जिम्मेदार हो इस सब की। यह तुम्हारा निर्णय था। तुम खुद उन्हें छोड़कर गई थी। कटुता से उनका चेहरा तमतमा गया। तिया विभर उठी। बच्चे तुम्हारे पास न छोड़ती तो तुम पागल हो जाते। मुझे मालूम था तुम्हारा अहम यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं तुम्हें छोड़कर भी जा सकती हूं। बच्चे छोड़े थे तुम्हें सहारा देने के लिए। तिया खड़ी हो गई, हांफने लगी। पर तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। एक मां को उसके बच्चों से दूर करके तुम्हारे अहम को कहीं गहरी सांत्वना मिली है। तुम्हें कोई हक नहीं रहा अब दोबारा उनकी जिंदगी में आने का। तुम इस घर की बर्बादी की वजह हो। घर की नहीं, तुम्हारे अहम की। तुम्हारा अहम आहत हुआ है कि तिया केशी द ग्रेट को छोड़कर भी जा सकती है, खुश रह सकती है। केशी क्रोध और अपमान से थरथराए, उठ खड़े हुए। गिलास में थोड़ा सोडा और ढेर सारी बर्फ भर ली। तिया सोफे पर ही अधलेटी हो गई। सुनो, मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आई, उसने बेहद पस्त और ठंडी आवाज में कहा। केशी दूर हटकर सीढ़ियों के पास वाले सोफे पर बैठ गए। सारे घर में खामोशी थी। रात शायद काफी बीत गई होगी। तिया चुपचाप स्थिर लेटी थी। केशी दूर बैठे उसकी ओर देखते रहे। याद नहीं कभी यूं ऐसे एकदम एक दूसरे के आमने सामने बैठे रहे हों। हाँ, शायद विवाह से पहले। आतिया जरा नहीं बदली, सिवाय उम्र की वजह से थोड़ी भर गई है। व्यक्तित्व में भी वही बहाव, चपलता, जिंदा दिली, आज को जी लेने की पूरी ललक। भविष्य परिणाम कुछ नहीं सोचती, आशंकित नहीं होती, न दुविधा न डर। सिंह बच्ची की मां सिंघनी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। चिंगाड़ती सी फोन की घंटी बजी। निंदियारे घर में एक हलचल सी हुई। इस वक्त किसका फोन? तिया सीधी उठकर बैठ गई। केशी होश में आ गए। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई और फैमिली रूम के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मम्मी, फोन उठा लीजिए, सोहम ने बिना अंदर आए कहा। तिया ने बड़े सहज भाव से तिपाई पर पड़े फोन का चोंगा उठा लिया। धुंधली रोशनी में उसके चेहरे की रेखाएं स्पष्ट नहीं थी। ओह, आई एम सो सॉरी।
मैं बस बच्चों से मिलने के उत्साह में फोन करना ही भूल गई। तिया चहक उठी थी, पूरी तरह जीवंत। देखो, अपना ख्याल रखना। 2 हफ्तों की ही तो बात है। नहीं, और कोई नहीं है यहाँ। तिया की आवाज थोड़ी सी थरथराई। आई मिस यू टू, लव यू। तिया चोंगा रखकर वहीं वैसे ही थोड़ी देर झुकी खड़ी रही। पलटी, केशी जा चुके थे। संजना बेकरी से नाश्ते के लिए ताजे बेगल ब्रेड लेकर घर में घुसी और उन्हें रसोई के काउंटर पर रख केतली में चाय का पानी भरने लगी। संजना, डैडी जा रहे हैं। सोहम ने कुछ इतनी शांति से बात कही कि संजना को लगा कि जैसे सिवाय उसके सबको यह बात मालूम है। वह ऊपर बेडरूम की सीढ़ियों की तरफ लपकी तो सोहम ने पीछे से उसकी बांह को पकड़ लिया। पता नहीं क्या कहना चाहता था। पल भर संजना की आंखों में देखता रहा, फिर दूसरे हाथ से संजना के हाथ को थपथपाकर छोड़ दिया। संजना संभलकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। धीरे से केशी के बंद दरवाजे को ठेलकर अंदर आ गई। उनका सारा सामान सिमट चुका था। खाली कमरे के बीचों बीच खड़े वह बाढ़ में सब कुछ जलग्रस्त हो जाने के बाद खड़े एकाकी पेड़ जैसे लग रहे थे। नितांत अकेला उदास वृक्ष। प्रकृति जैसे उसे पीटने के बाद रहम खाकर जिंदा रहने के लिए छोड़ गई हो। संजना ने उनके सीने पर सिर रख दिया। बाहों का घेरा उनकी कमर तक ही पहुंचा। उसने उन्हें कस लिया। डैडी प्लीज, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नाटक ही सही। क्या हम फिर से वही एक घर परिवार, उन खोए हुए पलों को दोबारा नहीं जी सकते? मैं, करण, मम्मी और आप फिर से एक बार इकट्ठे। प्लीज डैडी। केशी ने संजना के कंधे को बांह से घेर लिया। उसके सिर पर उनकी ठुड्डी कांपी। सॉरी संजू, बस अब और नहीं। संजना को लगा जैसे डैडी के शरीर में एक जोर की सिहरन उठी। वह सिपाही युद्ध में जिसके सिर के पास से गोली छूकर निकल गई और जिसके बदन में सिहरन तक नहीं हुई, वह आज लहूलुहान खड़ा है। संजना पल भर उन्हें थामे यूं ही खड़ी रही। लगा जैसे डैडी के शरीर से उठी सिहरन उसके अपने भीतर उतर गई हो। उसने अपने हाथों की पकड़ ढीली कर दी, निगाहें नीची कर लीं और बड़ी सधी आवाज में कहा, जाइए। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।